हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीबीएसई ई जोन में सोशियोलॉजी का चैप्टर मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन का पार्ट 1। चलिए अब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मास मीडिया आखिर है क्या। तो मास मीडिया क्या है? मास मीडिया में बहुत अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे अगर टेलीविज़न है तो हम उसको भी मास मीडिया का एक फॉर्म बोल सकते हैं। न्यूज़पेपर है, फिल्म, मैगजीन, रेडियो, एडवर्टाइजमेंट, वीडियो गेम एंड सीरीज़, ये सब क्या है? मास मीडिया का एक फॉर्म है। तो मास मीडिया क्या है? मास शब्द से जैसे हमको समझ में आता है बहुत सारे लोग। मास क्या होता है? जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम शब्द यूज़ करते हैं मास। तो मीडिया क्या है? जिस भी मीडियम से हम बहुत सारे लोग को पहुंच सकते हैं, हमारे बहुत सारे ऑडियंसेस बन सकते हैं जो हमको सुन सके, वो हमारे लिए वो जो माध्यम है वो हमारे लिए हो जाता है मास मीडिया। अब मास मीडिया है ये हमारे ज़िंदगी का सभी लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हम लोग मास मीडिया का प्रयोग करते ही रहते हैं। और आजकल का जो जीवन है, अगर हम बोलें कि कोई भी एक ऐसा इंसान है जो मास मीडिया के बिना या कम्युनिकेशन के बिना रह रहा है, तो ये एक तरीके से एक असंभव ही सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि हम लोग अगर अपने डेली रूटीन में देखें तो सुबह उठ के आप देखते हैं कि जैसे कि रेडियो कई लोगों की मम्मी लोग सुनती होंगी, भजन सुनते होंगी, या फिर पापा या घर में सब लोग बैठ के टेलीविज़न में न्यूज़ देखते होंगे, या फिर कोई सीरियल देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, मोबाइल फ़ोन है। ये सब क्या है? एक ना एक तरीके से ये मास मीडिया का एक फॉर्म है। और यहाँ तक एक ये तो एक घर का एग्जाम्पल था। अगर आप देखें तो आजकल जो भी सर्विस से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, जैसे प्लम्बर है उसके पास भी फ़ोन रहता है, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, पेंटर, तो ये सब जितनी भी सर्विसेज होती हैं जो कि शहरों में अगर देखें तो सबके पास मोबाइल फ़ोन तो मिल ही जाता है। यहाँ तक कि आज आप आजकल अपने काम वालियों के पास देखें तो उनके पास भी फ़ोन मिल ही जाता है। तो इस तरीके से ये उनका एक अपना बिजनेस बढ़ाने का एक साधन हो गया है, क्योंकि ये लोग जो काम करते हैं ये रेफरेंस से काम करते हैं, और इनका फ़ोन नंबर अगर किसी को मिल जाता है तो वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इन लोगों का इस तरीके से बिजनेस बिना एडवर्टाइजिंग के बस वर्ड ऑफ माउथ से ही इनका फैलता जाता है। और वैसे ही आप अगर शॉप में देखें, कोई छोटी मोटी दुकानें होती हैं उनमें आप देखते हैं कि जो किराने की दुकान होती है उसमें जो शॉपकीपर है वो छोटा सा टेलीविज़न लेके बैठा रहता है, और वो भी एक टेलीविज़न भी एक तरीके से एक दूसरे से वार्तालाप करने का एक जरिया हो जाता है। कोई न्यूज़ चल रही है तो जो कस्टमर आता है वो उनसे उस न्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर लेता है, या फिर कोई मैच चल रहा होता है तो पूछ लेता है कि कितना रन हुए, या फिर कोई पिक्चर आ रही होती है तो कौन से चैनल में आ रही है। तो ये एक तरीके से एक दूसरे से बात करने का एक तरीका भी हो गया है। और यही नहीं, ये तो चलो जो शॉपकीपर और कस्टमर तो एक दूसरे से अनजाने लोग हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। लेकिन हम अपने घर वालों से बात करना चाहें जो कि अगर मान लीजिए कोई बहुत दूर किसी दूसरी कंट्री में बैठे हुए हों, तो वो लोग भी, उनसे भी हम थ्रू इंटरनेट, टेलीफोन, आजकल सभी लोग इस समय पे देखा होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी चल गए हैं कोविड-19 के चलते, तो वो ऑनलाइन में ज़ूम क्लासेस, इस तरीके से आप मास मीडिया का, कम्युनिकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जो कि हम लोग ने पढ़ा था कि जो अपने घर में अपने फैमिली को गांव में छोड़ देते हैं और ख़ुद अपना नौकरी करने के लिए आ जाते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो लोग भी अपने परिवार से, अपने घर वालों से कांटेक्ट इन्हीं फ़ोन के द्वारा रखते हैं, ऑन से वो बात करते रहते हैं। अब हम लोग समझते हैं एस्पेक्ट्स टू ग्रोथ एक्सपेंशन ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो अब क्या है कि जो मास कम्युनिकेशन है वो देखा जा रहा है कि हर दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और जो इसको बोलते हैं फिनोमिनल एक्सपेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा उसका एक्सपेंशन होता जा रहा है। तो उसका वो क्यों ग्रोथ हो रही है इस तरह की, उसके कुछ हम 4 रीजंस उसके उसके हम निकाल सकते हैं कि उसके ग्रोथ होने के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, मतलब क्या क्या कारणों से वो ग्रोथ हो सकती है। तो पहला जो है कि अगर हम देखें तो जो मास मीडिया है उसका स्ट्रक्चर एंड कंटेंट जो मास मीडिया का है वो डिपेंड करता है, या वो चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन कि किसी भी कंट्री या वर्ल्ड का अगर हम देखें इकोनॉमी, पॉलिटिकल और सोशियो कल्चरल चेंजेस के हिसाब से मास मीडिया भी चेंज होता जाता है।
अब जैसे कि जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि अगर हम लोग जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस समय पे जो जोर था वो पूरा डेवलपमेंट पे था। तो उस समय पे जितना भी मास मीडिया था थ्रू रेडियो टेलीविज़न यही बातें बोली जा रही थी किस तरीके से हमारे लिए डैम ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट ज़रूरी है, और ये डेवलपमेंट प्लान्स जो गवर्नमेंट के थे वो लोगों को बताने की कोशिश करी जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब डेवलपमेंट से आगे बढ़ के अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया है, ग्लोबलाइजेशन। तो अब जो है जो मास मीडिया है वो बहुत कुछ ग्लोबलाइजेशन से वो इन्फ्लुएंस होता है, जो मार्केट्स है हमारी वो सब भी हमारी ग्लोबलाइजेशन से हमारी अफेक्ट होती रहती हैं। जो अगर हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं चीज़ों के जो मिल रहे होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं बाहर देश के होंगे, या तो वो सब क्या दिखा रहे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन का एस्पेक्ट दिखा रहे हैं। म्यूज़िक है वो भी ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। तो इस तरीके से वो जो मास मीडिया है वो ग्लोबलाइजेशन से अफेक्टेड हो रहा है। और दूसरा चीज़ है जो हम बोलेंगे कि जो मास मीडिया है वो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, वो उसका जो रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ है वो डायलेक्टिकल है। अब इसका मतलब है कि वो जो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन है वो सोसाइटी को अफेक्ट करता है, और जो हमारी सोसाइटी है वो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन को भी अफेक्ट करती है। तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। और जो नेचर एंड रोल ऑफ मास मीडिया है वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर देता है। तो उसका जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इस तरह से जो डायलेक्टिकल है, तो अगर हम देखें तो कोई भी मुद्दा जो कंट्री में चल रहा होता है, मान लीजिए, तो वो जो मुद्दा है जो कंट्री में चल रहा होता है, अगर वो विमेन के इनइक्वालिटी का कोई सवाल है, या फिर कोई ऐसा हादसा हुआ है जो कि जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया हो कंट्री का, तो आप देखें तो उसके ऊपर पिक्चर्स भी बन जाती हैं, उसके ऊपर सीरियल्स भी बन जाते हैं। और उसी तरीके से अगर जो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन के ज़रिए जो भी चीज़ बताई जाती है, अगर वो जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी वो जो आंदोलन था वो कितना मास मीडिया में वो बताया गया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को वो इन्फ्लुएंस करा होएगा। तो जो मास मीडिया है वो सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, और जो सोसाइटी है वो मास मीडिया को अफेक्ट कर रहा है। अब थर्ड जो है कि जो मास मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है, जो मास कम्युनिकेशन जैसे हमने समझा कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा एक समय पे कम्युनिकेट करना। तो उसको जो कम्युनिकेट करने के लिए ईजी काम नहीं है, इसके लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए है। आपको आपको पैसा भी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको जो बताने जा रहे हैं उसके लिए एक प्रोडक्शन टीम होनी चाहिए, एक मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए। और इसके लिए तो इसका जो काम है, तो ये काम बहुत ही ब्रॉड होता है, और इसके जो स्टेट है एंड जो या फिर जो मार्केट है उसका जो मेजर रोल होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ मास मीडिया में। तो जो मास मीडिया है वो बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो छोटे मोटे लेवल पे भी जो मास मीडिया को लोग एड्रेस करते हैं, जो लोकल चैनल्स होते हैं या छोटे मोटे जो अखबार होते हैं, लेकिन उनका जो रीच होता है वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि एट अ टाइम आप बहुत सारे लोगों को रीच करें, तो आपको इसके लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और काफ़ी सारे लोगों की भी ज़रूरत होती है जो आपको इन सब चीज़ों में मदद कर सकें। तो इसके लिए एक बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर होना चाहिए। और जो फोर्थ है वो है कि जो मास मीडिया है वो उसका जो यूसेज है वो अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी शार्प डिफरेंसेस इसमें देखने को मिले हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था डिजिटल डिवाइड, हमने आपको समझाया था कि कुछ जगह पे ऐसा है जहाँ पे लोग कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो उसकी अवेलेबिलिटी उनके लिए है, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पे ये चीज़ है ही नहीं, तो इसीलिए वो जो है डिजिटल डिवाइड है। तो जहाँ पे अवेलेबिलिटी है वहाँ पे लोग इंटरनेट का भी यूज़ कर लेंगे एज अ फॉर्म ऑफ मास मीडिया, लोग टीवी भी कर रहे हैं, रेडियो भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे शायद एक न्यूज़पेपर एक जरिया हो सकता है मास मीडिया का। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मास मीडिया को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग आते हैं द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न मास मीडिया।
तो जो बिगनिंग ऑफ मॉडर्न मास जो मीडिया है, जो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट मॉडर्न मास मीडिया का इंस्टीट्यूशन है वो कैसे शुरू हुआ, तो जब प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई तब साथ साथ में मास मीडिया जो इंस्टीट्यूशन है वो उसका भी जन्म हुआ। तो जो प्रिंटिंग बुक्स थी वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करती थी, और सबसे पहले ये जो प्रिंटिंग बुक्स का जो प्रिंटिंग है वो यूरोप में शुरू हुई, और सबसे पहले जो बुक्स जो प्रिंट करी जाती थी वो रिलीजियस बुक हुआ करती थी। और जो ये टेक्निक है जो प्रिंटिंग का, ये डेवलप करा था जोहान गुटेनबर्ग इन 1440। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो प्रिंट इंडस्ट्री भी वो बहुत बढ़ गई उस समय पे। और इसके पहले जो प्रिंट इंडस्ट्री थी वो सिर्फ जो पढ़े लिखे जो अमीर लोग थे उन्हीं लोगों के लिए वो लिमिटेड थी, वो रेस्ट्रिक्टेड थी, मतलब लिटरेट एलिट्स के लिए ही वो रेस्ट्रिक्टेड थी। लेकिन जो मिड 19th सेंचुरी में जब टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया, लिटरेसी लेवल भी बढ़ गया, तो इस तरीके से जो न्यूज़पेपर है वो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को वो पहुंचने लगा, और उसको पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होने लगे। तो इस जब ये न्यूज़पेपर हर जगह पे जाने लगा, जगह जगह लोग उसको पढ़ने लगे, तो तब ऐसा हुआ कि एक जो न्यूज़ किसी भी चाहे इतनी बड़ी कंट्री, कोई हमारी कंट्री हो या यूएसए हो, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उन सब में किसी एक कोने में कोई चीज़ होती थी, कोई मसला होता था, कोई परेशानी होती थी, तो उसको वो पूरी कंट्री के सब लोग उसको समझते थे, और उसको उस जो प्रॉब्लम थी उसके साथ वो अपने आप को रिलेट कर पाते थे। और तो इस जो न्यूज़पेपर के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते थे, उन लोगों में एक तरीके से वी फीलिंग आती थी। मान लो कोई दुश्मन अगर हम पे अटैक कर रहा है तो सबको न्यूज़पेपर के थ्रू उसी दिन उसी समय पे पता चल जाता था कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, और सबके मन में एक ही भावना आती थी। तो वो उस तरीके से वो कह सकते हैं, वो हम आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहे हैं कि वो एक वी फीलिंग लोगों में डेवलप हो जाती थी। तो ये जो स्कॉलर हैं बेनेडिक्ट एंडरसन, तो उनके हिसाब से जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है वो उसका भी कहीं ना कहीं जो मास मीडिया है उसका योगदान रहा है नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने के लिए। जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और आइए अगर कश्मीर में जो बैठा हुआ एक इंसान है वो कन्याकुमारी में किसी दूसरे इंसान को नहीं जानता है, लेकिन अगर इंडिया की टीम जीतती है अगर पाकिस्तान के साथ, तो सब में वही एक फीलिंग आती है जो कि किसी और किसी भी एक इंडियन में आएगी, और वो जो है वो हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, और एक खुशी का माहौल फैल जाता है सब जगह पे। तो ये एक जो है वो हम लोगों में एक दूसरे से ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, और वो जो एक मास मीडिया के कम्युनिकेशन के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाता है कि हम सब लोगों में वो सेम फीलिंग एट अ टाइम डेवलप हो जाती है। तो जो हम कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि हम लोग एक इमेजिन कम्युनिटी में रह रहे हैं। इमेजिन कम्युनिटी क्यों? क्योंकि हम जो दूसरे वाला है उसको जानते नहीं हैं, लेकिन हमारी और उसकी फीलिंग सेम है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इमेजिन्ड कम्युनिटी। तो जहाँ तक है जो इंडियन नेशनलिज्म का जो ग्रोथ है वो भी वो कह सकते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म के जो अगेंस्ट में जो लड़ाई हुई वो उसका योगदान था, वो नेशनलिज्म इंडियन नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करे, जिसमें कि उन्होंने जो इंडियंस थे उन्होंने इंग्लिश स्कूल से पढ़ाना शुरू किया जिससे कि वो उनकी मदद करें, लेकिन अल्टीमेटली वही जो चीज़ थी वो उनके अगेंस्ट में चली गई, और लोगों को पता चला कि नेशनलिज्म की भावना लोगों में डेवलप हुई जब लोगों को पता चला कि दूसरी कंट्रीज़ में क्या होता है और हमारी कंट्री में हमको क्या मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है लोगों में नेशनलिज्म की भावना जागृत हो गई, और उसको जो नेशनलिज्म की जो भावना है उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो न्यूज़पेपर्स थे, जो पोस्टर्स जो छपते थे, उन सब ने भी अपना बहुत योगदान दिया। और जो न्यूज़पेपर छपाने वाले थे वो बिना डरे उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट में जो कहना था, जो उनको लगता था वो गलत कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने अपने मन की बात लिखी। और जो ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश करी कि वो जो अभिव्यक्ति का जो फ्रीडम है वो उसको दबा सकें, उन्होंने सेंसरशिप भी लाई न्यूज़पेपर्स में, जैसा कि इल्बर्ट बिल एजिटेशन इन 1883 में करा गया था।
कुछ न्यूज़पेपर्स थे जो कि केसरी न्यूज़पेपर जो कि मराठी में प्रिंट होता था, और मातृभूमि जो कि मलयालम में आता था, अमृता बाज़ार पत्रिका जो कि इंग्लिश की थी। इन सब ने जो है नेशनल मूवमेंट में बहुत सारा योगदान दिया। इसके कारण इनको ब्रिटिशर्स का जो बर्दाश्त, उनकी जो क्रूरता थी उसको बर्दाश्त भी करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग ये जो नेशनलिज्म और जो नेशन का जो कॉज था उसको वो सपोर्ट करते रहे, और वो कहते रहे, वो मांगते रहे, ये मांग करते रहे कि ये कॉलोनियल रूल को एंड हो जाना चाहिए। और ब्रिटिश रूल के समय पे जो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, फिल्म एंड रेडियो, ये सब मास मीडिया का ही पार्ट माना जाता था। और जो रेडियो थे वो पूरे के पूरे वो जो सरकार थी उसने ओन करके रखी हुई थी, और इसलिए उसमें जो भी जो अपने राष्ट्र की जो भावना है वो हम उसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। लेकिन जो न्यूज़पेपर और फिल्म्स थी उनमें सरकार का इतना रोल नहीं था, क्योंकि वो ऑटोनोमस थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो जितने भी न्यूज़पेपर्स और फिल्म्स थे उनको मॉनिटर करे जाते थे, और उसमें कुछ भी अगर ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में होता था तो उसको उसको लॉन्च होने नहीं देते थे। और जो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स थे वो जनरली उस समय पे इंग्लिश में आते थे, और लोकल लैंग्वेज में भी आते थे, लेकिन इतना ज़्यादा सर्कुलेट दोनों न्यूज़पेपर्स नहीं होते थे, क्योंकि उस समय पे हमारी कंट्री में जो पढ़े लिखे लोग थे वो बहुत ही कम हुआ करते थे। लेकिन पढ़े लिखे लोग कम होने के बावजूद भी अगर हम कहें तो न्यूज़पेपर का जो इन्फ्लुएंस था वो कम नहीं था, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में जो लिखा जाता था और जो पढ़े लिखे लोग उसको पढ़ते थे, वो लोग जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनको जो मार्केट में या फिर कहाँ पे जहाँ जहाँ पे लेन देन होता है वहाँ पे एक दूसरे को वो लोग अपनी जो पढ़ी हुई बातें थी वो लोगों के साथ शेयर करते थे, और लोगों को पता चलता था, चाहे वो खुद पढ़ नहीं पाते थे, और उन लोगों को जो ब्रिटिश रूल के बारे में या नेशनलिज्म की फीलिंग उनमें भी आती जाती थी। जो प्रिंट मीडिया है उसने बहुत कुछ फ्री इंडिया के लिए बहुत सारा ओपिनियन उन्होंने लिखा, और उसके बाद भी जब इंडिया फ्री भी हो गया उसके बाद भी प्रिंट मीडिया ने काफ़ी रोल प्ले करा। अब हम लोग करते हैं बॉक्स 7.1। इसमें अलग अलग न्यूज़पेपर्स किसने किसने शुरू करे, या फिर कौन से न्यूज़पेपर कहाँ पे कौन सी जगह पे शुरुआत हुई थी, इसके बारे में बताया गया है। ये जो बॉक्स है ये 1 मार्क के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब जो न्यूज़पेपर है राजा राम मोहन रॉय का, उसका नाम था संबद कौमुदी, और वो बंगाली में था। और मिराट उल अकबर ये पर्शियन लैंग्वेज में था, और ये फर्स्ट पब्लिकेशन था इंडिया में, जिसमें कि विद अ डिस्टिंक्ट नेशनलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच। मतलब इसका जो मिराट उल अकबर है इसका जो मेन अप्रोच था वो देश के लिए था, और डेमोक्रेटिक अप्रोच था, मतलब जो सबको सद्भावना या बराबरी से देखने का अप्रोच था ये इस वाले पेपर का। तो और फिर है फरदूनजी मुर्जबान, ये वॉज अ पायनियर ऑफ गुजराती प्रेस इन बॉम्बे। तो ये जो थे इन्होंने गुजराती प्रेस की स्टार्टिंग करी थी बॉम्बे में। तो ये नाम भी एक 1 मार्का के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इन्होंने जो बॉम्बे समाचार जो कि डेली न्यूज़पेपर, रोज़ आने वाला न्यूज़पेपर था, उसको इन्होंने स्टार्ट करा था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इनका सोम प्रकाश बंगाली भाषा में इन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया था। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया है ये बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। जो पायनियर है वो इलाहाबाद में स्टार्ट हुआ था। जो स्टेट्समैन है वो कलकत्ता में। और जो सिविल एंड मिलिट्री गैजेट ये वाला जो है वो लाहौर में स्टार्ट हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि मास मीडिया का जो इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या अप्रोच रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो मीडिया था उसको बोला था कि वो जो मीडिया है उसको फंक्शन करना चाहिए एज अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ज़्यादातर कि वाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे कि जो मीडिया है वो वॉचडॉग होके वो क्या करे, तो किस 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 चीज़ में नज़र रखना चाहते हैं कि मीडिया नज़र रखे, उनका क्या मतलब था कहने का। तो उसके उनके हिसाब से तो जो मीडिया थी वो उसको जो एक जो हौसला है, जो सेल्फ रिलायंट होने का, मतलब अपनी चीज़ें अपने आप ही
अपनी कंट्री में ही सारी प्रोड्यूस होएं, जिससे कि हम किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहें और हम सेल्फ रिलायंट बन जाएं। इसका जो इसका जो हौसला है ये फैलाए लोगों पे, लोगों को बताए कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं और हम लोग क्या क्या नेशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये लोगों तक ये बात पहुंचाए। तो इस तरीके से वो चाहते थे कि जो मीडिया है वो वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी बने। और उनको ये लगता था कि जो मीडिया है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जरिया है जिससे कि लोगों को बताया जा सकता है कि कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से भी ये जो मीडिया है वो वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी बन सकता था। और उनके उनके उनका ये भी सोचना था कि जो मीडिया है वो जितनी भी कुप्रथा थी इंडिया में, जैसे कि अनटचेबिलिटी है, चाइल्ड मैरिज है, या फिर जो ऑस्ट्रेसिज्म ऑफ विडोज, मतलब जो विडो जब कोई विधवा हो जाती थी तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, वो जो प्रथा थी हमारी कंट्री में उसको ख़त्म करना। और जो चुड़ैलों की जो विच क्राफ्ट या फिर भूत प्रेत वाली जो तरीके थे, और ये लोग डॉक्टर के पास ना जाकर ओझा लोग के पास जाके वो उससे बोलते थे कि वो ठीक हो जाएगा, तो वो जो गलत तरीके थे उन सब में भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो चाहते थे कि मीडिया पार्टिसिपेट करे। तो इस तरीके से जो मीडिया है वो वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी बन सकता था। और क्या था कि एक रैशनल अप्रोच मतलब जब आप किसी चीज़ में तर्क करें तो वो चीज़ हो जाती है रैशनल, ऐसा क्यों। तो ये वाला जो अप्रोच है वो तब आता है, और ये इसको एक साइंटिफिक अप्रोच भी बोल सकते हैं। ये उनको वो चाहते थे कि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए। और एक एक जो कंट्री है जिसमें इंडस्ट्रीज़ आएँ, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए एक रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी मीडिया कहीं ना कहीं योगदान दे सकती है, और इसके लिए मीडिया ने काफ़ी योगदान भी दिया। जो फ़िल्म डिवीज़न जो गवर्नमेंट के थे, उन्होंने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़, न्यूज़ रील्स उन्होंने बनाए। और ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ थे इनको जो फ़िल्म कोई भी पिक्चर थी उसको शुरुआत होने से पहले इन डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाता था मूवी थिएटर में, जिसमें बताते थे कि किस तरीके से डेवलपमेंट इस कंट्री का हो रहा है। तो ये इस तरीके से ये मास मीडिया ने जो इंडिपेंडेंट इंडिया में अप्रोच करा। जैसे अभी भी आप देखते हैं, अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो कई बार आपको देखते हैं कि तम्बाकू नहीं खाइए, सिगरेट नहीं पीजिए। तो ये भी क्या है, एक तरीके से मास मीडिया है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो उस समय भी ये मास मीडिया का जो जितना भी यूज़ हो सकता था उसको इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करा गया। तो इस तरीके से ये जो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन का ये पार्ट 1 है ये ख़त्म होता है। और ये आप इसको ज़रूर देखिए। इसमें कोशिश यही है कि आपको किताब को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें सब कुछ है जो कि किताब में है। तो एक तरीके से ये आपकी ऑडियो बुक है, और ऑडियो नेचुरली आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे तो आपको सुनते ही आपको ये याद एकदम ये चैप्टर एक तरीके से रट जाएगा। तो यही मेरी कोशिश है। तो इसको सुनिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।